शुक्रिया करामत साहब। देखें, ये बड़े अरसे से चल रहा है और मौजूदा हुकूमत जो है वो मज़दूर कुश हुकूमत है और ये अपने सरमायादार लैकीज़ के साथ इस वक्त बिलखुसूस पाकिस्तान के मेहनत कशों के ऊपर कॉन्फिडेंस में लिए हुए IMF यानी बैनुल अक़वामी मालियाती साम्राज्य के साथ इन्होंने समझौते किए और उन समझौतों के नतीजे में आप देख रहे हैं कि एक लंबी फहरिस्त है उन इंस्टीट्यूशंस की जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ना सिर्फ इन इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है बल्कि उनके साथ ये भी तय हुआ है कि इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो मज़दूर हजरात काम कर रहे हैं उनको निकाल के और एक क्लीन स्लेट करके तो अपने हवारियों को ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो दी जाएंगी। इस सिलसिले में आपने देखा कि हाल ही में 4,500 मज़दूरों को इब्तदाई तौर पे, वैसे तो 9,000 कुछ का नंबर है, लेकिन इब्तदाई तौर पे 4,500 मज़दूरों को स्टील मिल से निकाला गया। इससे पहले PIA के अंदर भी ये एक्सरसाइज जो है वो वहाँ पे जारी है और वहाँ से भी मेहनत कशों को निकाला जा रहा है। PIA के अंदर एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगा के ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ को मुअत्तल किया हुआ है और वहाँ पे फ़ज़ाई, क्योंकि एयरफोर्स के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, तो फ़ज़ाई मार्शल लॉ PIA के अंदर लगाया गया है। इस ज़िमन में मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो निजकारी फेडरल इंस्टीट्यूशंस की हो रही है, ये जिस तरीक़े कार से हो रही है वो मुकम्मल तौर पे गैर आइनी है और वो गैर आइनी इसलिए है कि आइन बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहता है कि वो अदारे जो फेडरल स्टैट्यूट यानी फेडरल लॉ के तहत इस वक्त काम कर रहे हैं वो अदारे फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 के अंदर आइन के आते हैं और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 को आर्टिकल 154 जो है वो कंट्रोल करता है, यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इन अदारों की पॉलिसी, इन अदारों का देखभाल, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो मजाज है कि वो कोई फ़ैसला करे। लेकिन हमने ये देखा कि चाहे वो PIA के मुलाजमीन हो, चाहे स्टील मिल के मुलाजमीन हो, उन सब का फ़ैसला जो है वो काबीना ने किया है। काबीना इस बात की मिजाज नहीं है क्योंकि ये फेडरल अदारे हैं, लिहाजा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर और ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 के तहत आते हैं, लिहाजा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को इनकी निजकारी, इनमें से लोगों को निकालना, गोल्डन हैंडशेक देना, ये तमाम की तमाम पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो वहाँ पे की जानी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसको हुकूमत जो है वो मिलने वो उसकी मीटिंग ही नहीं करती और वो एक अलग आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो अपनी जगह जारी है। जो एक सवाल उठना चाहिए और हम उठाते हैं ये सवाल, वो ये है कि इन तमाम अदारों में से मज़दूरों को मौजूदा हालात के अंदर निकालने की क्या ज़रूरत पेश आई है। आप एक तरफ तो कोविड की बात करते हैं, कोविड के अंदर आपने कहा कि जी हम इकॉनमी को रिवाइव करना चाहते हैं,
जैसे करामत साहब ने कहा कि सिंध का एक एक्ट भी मौजूद है जिसमें कहा गया है कि सरमायादार जो है वो कोविड के दौरान किसी को नौकरी से फारिग नहीं करेगा। सिंध असेंबली में ये कानून हाल ही में पास भी हुआ है, लेकिन देखने में ये आया कि इस हुकूमत को जल्दी बहुत है कि मेहनत कशों को, जो दर हकीकत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको फौरी तौर पे अपनी नौकरियों से फारिग किया जाए कोविड के ज़माने के अंदर। और उसके बरक्स आप देखें कि जो बिग बिजनेस है, जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं, उनको ख़ास तौर पे कोविड की वजह से ख़ास तौर पे उनको मराहत जो हैं वो दी जा रही हैं ताकि उनकी इंडस्ट्री और उनका बिजनेस जो है वो बढ़े और आगे चले। इसी तरह आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने आके और बड़े फैनफेयर के साथ बात की कि हम कंस्ट्रक्शन को जो है वो इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा जब दिया तो ये भी साथ में अपने लैकीज के लिए सहूलत फराहम की कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये बताएं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। और फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लंबी चौड़ी छूट जो है वो दी जा रही है। अभी कल ही ये खबर अखबारात में शाया हुई है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो पहले ही इतने विंडफॉल प्रॉफिट्स कमा रही हैं, उनको और उनके डीलर्स को हुकूमत जो है वो 16% इंक्रीज करने की बात कर रही है। तो एक तरफ तो सरमायादार और बिग बिजनेस को आप रिलीफ दे रहे हैं और आप उनको जो है वो ये सहूलतें दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गरीब मेहनतकश है, जो ऑलरेडी अपनी बेसिक सैलरी के ऊपर 2 वक्त की रोटी आपकी महंगाई की वजह से पूरी नहीं कर सकता, आप उसको जो है वो नौकरियों से निकाल रहे हैं इस कोविड के ज़माने में। और आपने देखा कि जो 4,500 मजदूर निकाले गए स्टील मिल से, उनमें से ये खबर सुनते ही एक का जो है वो इंतकाल उसी वक्त हो गया। लेकिन ये स्टील मिल के लिए ये नई बात नहीं है। बहुत से पहले भी मजदूर जो हैं वो तनख्वाहें ना मिलने की वजह से, सहूलतें ना मिलने की वजह से उनकी अमवात जो हैं वो होती चली आई हैं। तो ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। और दूसरी बात जो स्टील मिल के ख़ास तौर पे हवाले से है वो ये है कि स्टील मिल का क्या तरीक़ाकार इन्होंने जो है वो तय पाया है। अभी तक कोई बात वाज़े नहीं आई है। पार्लियामान के अंदर इन्होंने पहले ये कहा कि ये हम इसको प्राइवेटाइज जो है वो नहीं कर रहे। फिर सेनेट के अंदर जब सवाल पूछा गया तो वहाँ पे जो लिस्ट दी गई प्राइवेटाइज्ड अदारों की, उन प्राइवेटाइज्ड अदारों के अंदर स्टील मिल मौजूद थी। अभी भी 2 या 4 दिन पहले इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है जिसके ज़रिए से इन्होंने फाइनेंशियल एडवाइज़र अपॉइंट करने की बात की है। इसका मतलब ये है कि अभी तक कोई तरीक़ेकार या कोई रास्ता कि स्टील मिल को किस तरह रिवाइव करना है वो अभी तक तय नहीं हुआ। और जब आपने अभी तक इस बात को तय नहीं किया तो फिर इतनी जल्दी किस बात की है? आपका जो इनहेरेंट मजदूर दुश्मन एटीट्यूड है वो सामने आपके आ रहा है कि आपने ये 4,500 लोगों को निकाल दिया। लेकिन जो असल मसला स्टील मिल का है वो स्टील मिल को प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना के चलाने का नहीं है। असल मसला स्टील मिल के साथ
जो 19,000 एकड़ जमीन है, उस जमीन को हड़प करने का मसला है। और ये पहले भी अटेम्प्ट हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, उस वक्त भी यही लोग थे। हबको उस वक्त भी इन्वॉल्व था, आयशा स्टील उस वक्त भी इन्वॉल्व थी, आईएसएल उस वक्त भी इन्वॉल्व था, और मेसर्स अल तवर्की उस वक्त भी इन्वॉल्व था। और इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। और आज आप दोबारा इन्हीं लोगों को एज कंसल्टेंट्स लेके आ रहे हैं, और उन्हीं लोगों से आप जो है मुशावरत और स्टील मिल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन जैसे मैं आपसे कह रहा था कि असल मकसद जो है वो ये 19,000 एकर्स ऑफ लैंड है। लेकिन ये बात हम वाज़े तौर पे कहना चाहते हैं कि ये 19,000 एकर्स ऑफ लैंड जो है, ये हुकूमत सिंध की जमीन है, और हुकूमत सिंध ने ये जमीन जो है वो स्टील मिल को दी थी। और लिहाजा कानून के तहत अगर इसका पर्पस स्टील मिल से तब्दील किया जाएगा, तो फिर मेरा मुतालबा ये होगा हुकूमत सिंध से कि वो अपनी ये अराजी वापस ले, क्योंकि एक्विजिशन एक्ट के तहत जिस पर्पस के लिए दी जाती है, सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है वो जमीन। पहले इन्होंने स्टेटमेंट दी वफाकी हुकूमत ने कि ये 19,000 एकड़ जो है वो स्टील मिल के साथ रहेगी। लेकिन कल या परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर ने की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर ने ये वाज़े तौर पे कहा कि ये इसमें से 13,000 एकड़ जो है उसको हम लीज पे देंगे, और हम समझते हैं कि वो लीज मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के लिए की जा रही है, मुख्तलिफ और चीजों के लिए वो इस्तेमाल की जा रही है। ये वफाक का जो लालच है, ये उसकी तरफ एक कदम है। जैसे आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले वफाक ने एक कानून निकाला जिससे सिंध के जो आइलैंड्स थे उनको हथियाने की बात की गई। ये सिंध और छोटे सूबों के या सूबों के जो रिसोर्सेज हैं, ये उन रिसोर्सेज के ऊपर अपना कब्जा और तसल्लुत जमाना चाहते हैं। लिहाजा हम इस बात पे बड़े क्लियर हैं कि मजदूरों के ऊपर जो इस वक्त मुल्क गीर सतह के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो मुख्तलिफ अदारों के अंदर एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगा के ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज को बंद किया हुआ है, हम इसके खिलाफ जो मजदूर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, वो अपनी जिद्दोजहद को इन इक़दामात के खिलाफ तेज करेंगे। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितने प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स मजदूर तहरीक के अलावा हैं, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो एकेडमिया हो, वो मजदूरों की इस जिद्दोजहद में उनके शाना बशाना साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। आज आप ये भी देख रहे हैं कि जो मिनिमम वेज है, वो मिनिमम वेज अब पहले से कहीं कम हो गई है। कम इसलिए हुई है कि एक तो इन्फ्लेशन की वजह से, दूसरा महंगाई की वजह से, और तीसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे अदारे हैं जहां पे मिनिमम वेज जो है वो अदा ही नहीं की जा रही मेहनत कशों को। लिहाजा हमारा आज यहां से ये मुतालबा भी है कि मिनिमम वेज के अंदर इजाफा जो है वो किया जाए,
क्योंकि जो मौजूदा मिनिमम वेज है उसके अंदर मजदूर का गुजारा जो है वो नहीं हो सकता। और अगर आप सरमायादारों को इंसेंटिव कोरोना की वजह से दे सकते हैं तो फिर आप गरीब को, जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो पाकिस्तान की मईशत को चलाता है, तो फिर आप उसके लिए सब्सिडी या कोई ऐसा इकदाम क्यों नहीं उठा सकते। तो हमारी आखिर में मैं एक बार फिर इस बात को रीटरेट करना चाहता हूं कि जो स्टील मिल के मुलाजमीन को निकाला गया है, हम उसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। इसी तरह दीगर अदारे PIA और दीगर अदारों से जिन मुलाजमीन को निकाला जा रहा है उसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं और हर फोरम के ऊपर इसकी मुज़ाहमत जो है वो करेंगे। शुक्रिया। जी अभी सवाल और हमारा मुतालबा यहाँ से आज ये है कि जो रिट्रेंचमेंट लेटर जारी किया गया है स्टील मिल के अंदर, उसको फौरी तौर पे जो है वहाँ की मैनेजमेंट उस लेटर को वापस करे। आपने जिन मजदूरों के और मजदूरों की तो आपको ध्यान है, खासतौर पर अगर हम स्टील मिल की बात की जाए तो मजदूरों के नुमाइंदे तो खुद सरमायादार बन गए। तो स्टील बिजनेस में उनके असासे हैं उनके चेक कराने की जरूरत है या नहीं। दूसरी बात, पीपुल्स पार्टी अपने दौर में स्टील मिल को रिवाइव क्यों न कर सकी, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी गुजारिश तमाम साथी दोस्तों से ये है कि पहले हमारे साथी बात करेंगे, फिर सवालात किए जाएं, और दूसरा सवाल इशू के ऊपर किए जाएं बराए मेहरबानी। तो हमारे साथ यहाँ स्टील मिल की मुख्तलिफ जो यूनियन है, एसोसिएशन है, उनके साथी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन तमाम लोगों ने बग़ैर किसी पार्टी एफिलिएशन या किसी और के इकट्ठे होकर इस जुल्म का मुकाबला करने का फ़ैसला किया है। इसको हम वेलकम करते हैं और सारे मुल्क के मज़दूर इसी तरह से इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे होंगे जिस तरह स्टील मिल के मज़दूरों ने अपने आप को इकट्ठा किया है। तो यहाँ मौजूद हैं हमारे जो स्टील मिल की इस वक्त CBA यूनियन के सदर साहब, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसरन कौन से अहम मसले हैं जिनको हमने लेके चलना है आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इंसाफ लेबर यूनियन CBA चेयरमैन मोहम्मद यासीन जामड़ो, जो कि स्टील मिल में मौजूदा CBA स्टेक होल्डर हैं, ये जो रिट्रेचमेंट का इन्होंने 4,500 लोगों को लेटर जारी कर दिया है, कानूनन तो ये होता है कि CBA को एतमाद में लिया जाता है और उससे मीटिंग की जाती है इज्तिमाई फैसले करने के लिए, जो कि इस गवर्नमेंट ने या इंतज़ामिया पाकिस्तान स्टील मिल ने नहीं किया है, वो गैर कानूनी अमल किया है। और उससे पहले हम उस बात पे आना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को कई ख़त हमने लिखे CBA के टाइम पीरियड में कि जनाब आप स्टील मिल रिवाइवल का प्लान हम दे चुके हैं। कई दफ़ा हमने ऑफ़र की कि आप बैठे हमारे साथ, स्टील मिल हम आपको चला के देते हैं। और ये CBA जितनी भी ट्रेड यूनियन वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो सारों को जो है ये इस बात पे इत्तेफाक है कि हम स्टील मिल चलाना चाहते हैं, ना कि किसी हबको ग्रुप के या अल आरफ हबीब ग्रुप के हवाले करके और स्टील मिल का इतना बड़ा इदारा बंद करके। और ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानद है पाकिस्तान स्टील मिल, और इसके बगैर जो मईशत को नुकसान होगा या इसके बगैर जो मुल्क को नुकसान होगा, ये हम हुकूमत वक्त से कहते रहें वक्तन बवक्तन, लेकिन हुकूमत को क्या ऐसा फार्मूला है कि तमाम लोगों को फारिग करके और फिर ये स्टील मिल चलाएंगे और 20,000 पे जो है तनख्वाहदार लोग रख के हमसे कम तनख्वाह पर जो है ना ये स्टील मिला के चलाएंगे, जबकि इंजीनियर हमें, टेक्निकल लोग हमें, और 20,000 पे 2012 से लेके अब तक तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। तो ये वज़ीर आज़म को फैसला वापस लेना होगा। और मेरी
यहाँ पे जो नेशनल फेडरेशन है या जितनी भी तंजीमें हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है, या जितने इदारों में अभी लोग निकालने जा रहे हैं, तो इस पे इत्तेफाक करके इस हुकूमत का ये फैसला जो है जब करवाएं, और इन मज़दूरों को एक तरफ तो मुल्क में जो है एक कोरोना की जो वबा फैली हुई है, लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, कभी स्कूल बंद, कभी मार्केट बंद, तो हमें ये 3 लाख रुपए दे के वज़ीर आज़म कौन सी मदीने की रियासत साबित करना चाहते हैं कि 3 लाख में हम अपना घर भी लेंगे, जो कि 100 गज़ का प्लाट भी 20 लाख से कम नहीं है, जहां रिहाइश की बुनियादी सहूलतें हों, तो हम ये 3 लाख में प्लाट लेंगे, घर बनाएंगे, या बच्चों की सर्वाइव करेंगे, या बच्चों को तालीम फराहम करेंगे, या उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करेंगे। तो ये बहुत बड़ा इनका जो है एक जारहाना कदम है, और मैं उनसे अपील करता हूं इस प्लेटफॉर्म से, इस फोरम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, कि इस कदम से पीछे हट जाएं, हमारे साथ बैठें, हम आपको रास्ता भी देंगे, जो मुल्क के मफाद में होगा, जो मजदूर के मफाद में होगा, हम उस पर आपके साथ एग्री करेंगे। ये तमाम सीबीए बैठी हुई है, ये पीपल्स वर्कर यूनियन के जो है चेयरमैन शमशाद कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है मिर्ज़ा मकसूद साहब बैठे हुए हैं, मैं खुद सेटिंग सीबीए का चेयरमैन बैठा हुआ हूँ, और तमाम जो अलायंस बनी है, तमाम ट्रेड यूनियन मौजूद हैं। हम बारहा कह रहे हैं कि हम ये करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत को अपने दोस्तों को नवाजना है, तो हम ये इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। और मेरी ये सब मजदूर यूनियनों से, फेडरेशनों से अपील होगी कि पूरे मुल्क में एहतजाज का दायरा जो है बढ़ाया जाए। जैसे कि कल हमने 12 घंटे मुसलसिल रेलवे ट्रैक बंद रखा, लेकिन हमें एहसास हो रहा था कि वो भी मजदूर हैं, हमारे भाई हैं, इस मुल्क के लोग हैं, वो परेशान हो रहे होंगे ट्रेनों में, लेकिन हुकूमत को ज़रा सी भी शर्म नहीं आई कि कोई स्टेटमेंट देती, उन लोगों के लिए देती। फिर भी ये सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो है बात की, और उन्होंने ये कहा कि जनाब हम आपका जो है केस लड़ेंगे, एक कमेटी भी बनाएंगे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, खत भी लिखा जाएगा, वफाकी गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे इस बात पे बैठें आप लोगों के साथ और मसला हल करें। अदरवाइज हम सिंध गवर्नमेंट से फिर गुजारिश करेंगे कि हमारी जो इखलाकी और कानूनी है सपोर्ट करे कोर्टों के अंदर, और जो हम एहतजाज करेंगे उसके अंदर। बाकी हम तमाम मुलाजिम, और इन मुलाजिमों को भी मैं ये इस हवाले से पैगाम देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने लेटर रिसीव कर लिए हैं तो एनपी को ज्वाइन न करें, एनडीसी क्लियर न कराएं, और अपनी जो है ना पेमेंट न निकलवाएं। ये फैसला हमें रब की ज़ात पे यकीन है, और उम्मीद से हैं जो हमारा ये इत्तेफाक हुआ है, और जिस तरह हमें रज़ा रबानी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, सईद गनी साहब सब राब्ते में हैं, और जो हमारी ये फेडरेशन बैठी है, हमें ये पुख्ता यकीन है अल्लाह की ज़ात पे, जहाँ इत्तेफाक होता है वहाँ वो सारे मसले हल हो जाते हैं। तो मजदूरों से मेरी गुजारिश है कि कोई भी पैसे ना लें, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला वापस करवाएंगे, और इस हुकूमत को इस बात पर मजबूर करेंगे, ये गैर कानूनी कदम जो उठाया है इसको वापस करवाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं शमशाद कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी कुछ अपने ख्यालात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रज़ा रबानी साहब का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ, करामत साहब का, जुनैदी साहब का और दीगर दोस्तों का। मैं आपके सामने स्टील मिल के हवाले से बात हो रही है, तो हम 5 मरतबा हम सीबीए रहे हैं। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मिस मैनेजमेंट की, इनकॉम्पिटेंसी की और नॉन प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सज़ा ग्रेड 1, 2 और 3 के मजदूर को दी गई है, और वो इदारा जिसकी अपनी अभी तक इन मौजूदा पीटीआई हुकूमत के 2.5 सालों में अभी तक तय नहीं कर सके कि स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना है, स्टील मिल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ले जाना है, स्टील मिल को लीज पे देना है। ये कोई वाज़ेह डायरेक्शन नहीं है, ये पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। सिमिलरली ऐसे कि कितना बड़ा फ्रॉड है कि ये हमें तो लेटर रिसीव हो गए, 1 महीने की एडवांस जो है वो
سیلری ہے اور اس کے بعد آپ اپنے ڈیوز لے اور گھر جائیں. منسٹر جو کنسرن ہے، منسٹر حماد اظہر MOIP کے جو منسٹر ہیں، وہ روز فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہے ہیں کہ 23 لاکھ روپے پر ہیڈ ملیں گے، 23 لاکھ روپے پر ہیڈ ملیں گے، اور یہ ECC نے اپروو کر دیا، پھر وہ کیبنٹ نے اپروو کر دیا. یعنی وہ جو ہم سنتے تھے نا کہ ایک کورٹ میں ہم سنتے تھے کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، یہ واحد حکومت ہے، یہ 6 دفعہ منظوری پہ منظوری، منظوری پہ منظوری. وہ کتنی دفعہ منظور کرو گے؟ اور انفیکٹ مطلب دس از آل فراڈ. ادارے میں وہ 1 مہینے کی ایڈوانس سیلری اور اس کے بعد گھر جاؤ. تو یہ ایک آپ کو یاد ہوگا، ابھی بھی کہا، کل کی کیبنٹ میٹنگ میں بھی، ECC میں بھی، کہ ہم دینے جا رہے ہیں جی گولڈن ہینڈ شیک ہینڈ دیں گے. گولڈن شیک ہینڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک چیز اور میں رضا بھائی کی موجودگی میں، آپ دوستوں کی موجودگی میں فائدہ اٹھا کے بتانا چاہتا ہوں. یہ 49.9% جو امپلائی ہیں جن کو ریٹرینچ کیا گیا ہے، ابھی وہ 2 دن پہلے مینجمنٹ آف اسٹیل چلی گئی ہے اسٹینڈنگ آرڈیننس 1968 کے 11A کے تحت لیبر کوڈ نمبر 4 میں، سندھ لیبر کوڈ نمبر 4 میں، جس میں مور دین 50% لوگوں کو نکالنے کے لیے لیبر کوڈ سے پرمیشن لی جاتی ہے. تو 49.9% تو وہ جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کی کمپٹنسی تھی، اسے نکال دیا. مزید نکالنے کے لیے جو ہے وہ چلے گئے ہیں، اور جس کی تاریخ ہے 7 تاریخ لگائی گئی ہے، 7 دسمبر. یعنی حماد اظہر نے جو کہا ہے کہ 95% لوگوں کو اسٹیل مل سے نکالا جائے گا. اب اس کے بعد پھر ان کے 1 مہینے کی وہ دے کر اور پھر جو ہے جبری طور پر ان کے مکانات خالی کرائے جائیں گے. تو وہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دینے کی نہیں، لینے کی بات تھی. وہ 50 لاکھ گھر دینے کی نہیں، لینے کی بات تھی محنت کشوں سے. تو میں اپنے رہنماؤں کی موجودگی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ لیٹر جو دیے گئے ریٹریچمنٹ کے، یہ واپس کیے جائیں. اور یہ پہلے بھی ایک دفعہ شب خوں مارا گیا تھا 2006 میں پرائیویٹیشن میں. اس وقت بھی ہماری یونین گئی تھی پٹیشن میں، اور جو لارجر بینچ نے 9 رکنی سپریم کورٹ کے، اس کو نل انوائٹ کیا تھا. اس فیصلے میں لکھا گیا ہے، اس میں پرائیویٹیشن کے پیرامیٹرز طے کر دیے گئے ہیں کہ آج کے بعد اس ملک کا کوئی بھی ادارہ اگر پرائیویٹائز ہوگا تو اس کے تحت ہوگا. اس تمام کی وائلیشن ہو رہی ہے. رضا بھائی نے لیگلی بھی اس پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ سارا ڈسکس چل رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ لیگل فائٹ میں بھی جو ہے پیپلز پارٹی اور ہماری یونین جائے گی. اور آخری حد تک ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ ایک جو پاکستان کا واحد سب سے بڑا ادارہ جس کا یہ حال کیا گیا، اس ذمہ دار کی بجائے، حال کرنے والے ذمہ داروں کی بجائے گریڈ 1 2 3 کے ورکرز پہ سارا نازلہ گرا دیا گیا. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ظالمانہ فیصلہ واپس لے فوری طور پر، اور اگر نہیں تو پھر پاکستان کے تمام مزدور، صرف اسٹیل مل کے نہیں، ایک بہت بڑی قوت بڑھ کر اپنے رہنماؤں کی موجودگی میں، ان کی سرپرستی میں اپنی طاقت جو ہے وہ خود منوائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. مرزا مقصود صاحب گزارش ہے کہ شکریہ. وہ محترم میاں رضا ربانی صاحب کا، کرامت صاحب اور باقی جو ساتھی ہیں، پاکستان اسٹیل پہ آپ جانتے ہیں کہ آل امپلائیز ایکشن کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے، جس میں ادارے کی تمام ٹریڈ یونینز اور ایسوسیشنز جو ہے وہ شامل ہیں، اور مسلسل جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں. پہلے 2 دفعہ جو ہے وہ نیشنل ہائی وے پر جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا ہے، اور پھر کل جو ہے وہ 12 گھنٹے جو ہے نا وہ جو مین ٹریک ہے وہ بند رہا ہے. اور پی ٹی آئی کی حکومت نے، مرکزی حکومت نے جو نا ریکارڈ قائم کیا بے حسی کا کہ 12 گھنٹے میں جو ہے وہ کسی وفاقی نمائندے نے جو ہے وہ جب ہم نے جو ہے وہ دھرنا خود ختم کرنے کا جو فیصلہ کیا، وہ صرف اس لیے کیا کہ جو
मीडिया पे जो मुख्तलिफ स्टेशनों पे या ट्रेनों में जो अवाम उन्नास का जो हाल था, तो उसकी वजह से हमने उस तकलीफ़ को महसूस करते हुए जो है वो ये हमने ख़ुद जो है ना वो अपना जो एहतजाज था वो रेलवे ट्रैक पे से ख़त्म किया। और लेकिन इससे ये बात साबित हो गई कि मौजूदा हुकूमत की नज़र में जो है ना वो किसी भी जगह पर जो आवाम के एहतजाज या आवाम की मुश्किलात का जो है ना कोई वो नहीं। तो ये यकीनन जो है ना वो इन हालात में फिर आवाम के लिए जो है वो नहीं रहता कि ऐसी हुकूमतें जो है मज़ीद हुक्मरानी कर सकें। दूसरा जो पाकिस्तान स्टील का इशू है, तकरीबन उसकी जो टोटल जो असेट्स जो है वो कैलकुलेट होती है, वो तकरीबन जो है वो 700 बिलियन की जो है वो असेट्स होती हैं, जो अभी जो इस वक्त जो वो चल रहा है। इसमें से जैसे रज़ा रब्बानी साहब ने भी बताया कि जो मीडिया में जो इनका मजवज़ा प्लान आया है, उसमें जो पाकिस्तान स्टील का कोर प्लांट है और उसके साथ 1300 एकड़ ज़मीन जो है वो एक नई कंपनी बना के उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और फिर उस नई कंपनी को जो है वो लीज आउट या प्राइवेटाइज या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो सारे वो होंगे। और जो पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉरपोरेशन है वो, और ये जो ज़मीन है 4500 एकड़ जिस पे कोर प्लांट है, और प्लस जो है वो 1300 एकड़, इसके अलावा जितनी भी ज़मीन है जिसमें कुछ इंडस्ट्रियल जो है वो ज़मीन और कुछ जो है वो जो टाउनशिप लैंड कहलाती है, कोई 9500 जो है वो एकड़ के करीब, ये सारी ज़मीन जो है पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉरपोरेशन के नाम पर रहेगी, जो पहले से रजिस्टर्ड कंपनी है और जिसको बनाने के लिए पूरे एक नेशनल प्रोजेक्ट के तहत तमाम जो है वो सूबों ने उसमें हिस्सा डाला था, और सिंध ने जो है वो ज़मीनों की मद में जो हिस्सा डाला था। तो ये एक अजीब मजाक होगा इस मुल्क में पहली दफ़ा कि जो पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉरपोरेशन है उसका स्टील का बिजनेस नहीं होगा, और अभी तक इसने वफाकी हुकूमत ने ये वाजे नहीं किया कि वो जो बाकी जो कंपनी जो पहले से रजिस्टर्ड है 1967 से रजिस्टर्ड है, अब उसका पर्पस क्या होगा। तो ये सब पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, और वो जो इशू है वो फिर एक नए जो है वो आईनी बहरान का बाइस बनेगा कि जिसमें जो है वो जब उसका वो कोर बिजनेस नहीं रहा तो फिर जो है वो सिंध का ये राइट होगा कि वो अपने तमाम जो बाकी असेट्स हैं वो उसका मुतालबा करे, और यकीनन जो है ना ये कोई छोटा इशू नहीं होगा कि उसके बाद भी शायद जो है वो कोई 500 से ज़्यादा अरब का जो है ना ये असेट्स जो है ना वो रहेंगे। दूसरा ये कि इससे ये भी साबित होता है कि पाकिस्तान स्टील के पास फंड्स की कमी नहीं थी। अगर जो है वो गवर्नमेंट चाहती इसको रिवाइव करने के लिए, इसकी एक्सपेंशन के लिए, तो इन्हीं जो असेट्स थे उसका कुछ हिस्सा जो है वो उस पर मख्तस करके फंड्स जनरेट कर सकती थी और इसको रिवाइव कर सकती थी। तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ और पाकिस्तान स्टील के एम्प्लॉइज समझते हैं कि जी पहले जो है वो जिस तरीके से चीनी में, गंदम में, कंस्ट्रक्शन में जो है वो अपने एटीएम्स को नवाजा गया, तो अब जो स्टील के जो उनके हुकूमत के जो एटीएम्स हैं उनको नवाजने के लिए हमें बकरा बनाया जा रहा है। इसीलिए चीज़ें जो अभी तय नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो है वो एम्प्लॉइज़ को जो है वो यहाँ से जो है वो रिट्रेच किया गया। तो इसलिए हम बिल्कुल फैसला कर चुके हैं वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन कि हम हर सूरत में इसको रजिस्ट करेंगे, और जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा हम जो है मज़ाहमत भी करेंगे और हर जो है वो इंतहाई कदम की तरफ भी बढ़ेंगे। ये हमारे लिए जो है वो खुशाइंद है कि जो पाकिस्तान की दीगर मजदूर तंजीमें, सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस पे जो है वो हमें सपोर्ट करी है। ख़ासतौर पे जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो जो पीपल्स पार्टी जो है सपोर्ट करी है। तो हम इस अज़्म का आपके सामने रखना चाहते हैं, आपके ज़रिए बाकी सबको मैसेज देना चाहते हैं कि ये एक जद्दोजहद है जो वसी तर होकर तमाम मज़दूरों की जद्दोजहद बनेगी। बहुत शुक्रिया। ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ तमाम सहाफ़ी दोस्तों के साथ कि इस वक्त प्रेस क्लब के इस हॉल में पूरे सिंध के जो है वो 90% मज़दूरों के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, और ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ है। तो इस हुकूमत के इक़दामात की जहाँ मज़म्मत करना बहुत ज़रूरी है, हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इन्होंने सारे मज़दूरों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की में बहुत एक अहम किरदार अदा किया है। और ये इंशाअल्लाह इसी हफ्ते में हम पूरे मुल्क की बुनियाद पर एक मज़दूर एक्शन कमेटी बना रहे हैं, जिसमें इस मुल्क की तमाम जो मज़दूर तंजीमें हैं वो शामिल होंगी,
جس طرح اسٹیل مل کے ساتھیوں نے لیڈ لی ہے کہ سب تمام اختلافات کو بھلا کے ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہیں، تو اس کا پورے ملک میں ویلکم کیا جا رہا ہے ٹریڈ یونین کی طرف سے، اور چاہے وہ صحافیوں کی تنظیمیں ہوں، وہ مزدوروں کی تنظیمیں ہوں، پبلک سیکٹر کی، سب اس میں شامل ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ ایک بڑا اتحاد بنے گا جو مزدوروں کے تمام بنیادی مسائل کو جو ہے وہ لے کر چلے گا۔ تو یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی یونین آف جرنلسٹ کے ہمارے ساتھی بس اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات میں آپ دوستوں کو تھوڑا آپ سوال ضرور کیجیے گا، سوال ہر صحافی کا رائٹ ہے، پلیز بس تھوڑا سا چونکہ دوست یہاں پر موجود ہیں تو یقیناً یہ نمائندگی جو ہے وہ ہونی بھی چاہیے اور اس کی وضاحت بھی ہونی چاہیے کہ کون کون دوست یہاں پر موجود ہیں۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ جو کراچی کے کئی ہزار صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے، وہ یہاں پر صرف اس لیے موجود ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مزدوروں کے، محنت کشوں کے مسائل ہیں وہ قلم اور کیمرے کے مزدوروں کے مسائل سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ جس طرح سے اس وقت مختلف اداروں سے لوگوں کو جبری برطرف کیا جا رہا ہے، تنخواہوں کے مسائل ہیں، وہی مسائل جو ہیں اس وقت میڈیا ہاؤسز کے بھی ہیں۔ مختلف میڈیا ہاؤسز میں اس وقت جبری برطرفیوں کا سلسلہ جاری ہے، کئی ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ان کی تنخواہوں میں کٹوتی کی جا رہی ہے، تو یہ وہ مسائل ہیں جو اس وقت تقریباً پورے ملک کے مزدوروں کے، محنت کشوں کے مسائل ہیں۔ تو کراچی یونین آف جرنلسٹ کل بھی ہم نے اپنے پاکستان اسٹیل مل کے جو ساتھی ہیں جو وہ کل ریلوے ٹریک پر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے وہاں جا کر ہم نے اظہار یکجہتی کیا تھا، اور اس وقت بھی ہماری موجودگی یہاں اس بات کا اظہار ہے کہ ہم پورے ملک کی مزدور برادری کے ساتھ، محنت کشوں کے ساتھ ہیں۔ کراچی کے صحافی، قلم اور کیمرے کے مزدور اس جدوجہد میں جس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو کس انداز میں چلانا ہے، اس میں ہم شانہ بشانہ ہوں گے اور مل کر جدوجہد کریں گے، کیونکہ یہ جنگ کسی ایک مزدور کی نہیں ہے، یہ ہر مزدور کی جنگ ہے، چاہے وہ کیمرے کا مزدور ہو یا کسی بھی دوسرے ادارے کا مزدور ہو۔ بہت شکریہ۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی ورکر بے روزگار ہوتا ہے تو جو تکلیف اور جو عذاب ہوتا ہے وہ اس کے گھر کی عورتوں اور بچوں سے پوچھیے۔ تو یہ جو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے دھاگا ہر چیز باہر کے ملکوں سے برآمد کریں، تو یہ ہم اس پہ ہم سخت احتجاج کرتے ہیں۔ ہم اسٹیل مل کے اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، میں تو خیر خود بھی صحافی رہی ہوں اور میں نے بے روزگاری کے عذاب بھگتے ہوئے، مجھے پتہ ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے سامنے تو کوئی سوالیہ نشان نہیں لگ رہا۔ جو بنیادیں رکھی گئیں مارشل لاء ادوار کے اندر، ان کو جو جمہوری حکومتیں آئیں ان کو ان کا بھگتنا پڑا۔ جس طرح کرونی کیپٹلزم کو مشرف کے دور کے اندر بڑھایا گیا، وہ آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے ہے، اور آج بھی جو موجودہ حکومت ہے اس کی اگر آپ کابینہ اٹھا کے دیکھ لیں تو آدھے سے زیادہ وزراء اور ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹس جو ہیں وہ اسی ٹیم کا حصہ ہیں۔ لہٰذا جو پالیسیز اس وقت چل رہی تھیں مل دیگر اداروں کو ختم کرنے کے لیے، وہی پالیسیز جو ہیں وہ آج بھی چل رہی ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ بہت عرصے سے یہ بات چل رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ اسٹیل مل کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے یا لینا چاہتی ہے، تو اس میں کیوں لیٹ پلان کی جا رہی ہے، کیوں اس بارے میں کوئی ڈیسیجن لیا جاتا؟ اور یاسین جامرو صاحب، آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، تو آپ پی ٹی آئی سے الگ ہو کے کیوں نہیں اس اسٹرگل میں شامل ہوتے؟ دیکھیں، جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ اس بات کو کلیئرفائی کریں کہ آیا وہ اس کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ درست فرما رہے ہیں کہ ابتدا میں یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ سندھ حکومت نے اپنا انٹرسٹ شو کیا تھا، لیکن موجودہ ان کی کیا پالیسی ہے یہ وہی بتا سکیں۔ میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں، ہماری آواز پہنچ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علیحدہ ہو کے آپ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، میرا بالکل ہے، لیکن میں نے علیحدہ بھی یہ جدوجہد جاری رکھی، خط و خطابت جاری رکھے اور تمام منسٹروں سے ملاقاتیں رکھی،
لیکن ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا اور مجھے ایک ذمہ دار شخص نے کہا کہ ہم مجبور ہیں IMF کے آگے کہ ہم یہ فیصلہ آپ والا ریوائول والا نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد پھر میں نے انصاف ہاؤس میں بھی جا کے دھرنا دیا جب یہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا ECC کے اندر کہ تمام ملازموں کو فارغ کر دیا جائے گا. تو یہ لامحلہ جو ہے اس وقت نے یہ پھر سکھایا ہے ہم سب کو کہ اکیلے جدوجہد پھر لوگ بٹ رہے تھے کہ جناب یہ تو ان کی حکومت ہے, یہ شاید ہمیں جو ہے استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ وقت پر جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ تمام ٹریڈ یونینیں مزدور اور اس کا پیٹ الگ نہیں ہے, مزدور ایک ہی ہے. تو میں نے بڑی کوشش کی اپنی حکومت سے بیٹھنے کی بات کی, لکھنے کی حد تک زبانی, لیکن مجھے ریسپانس نہیں ملا اور وہ کہتے رہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. ابھی ایک ہفتہ پہلے جو ہے چیمہ صاحب سے میری بات ہوئی, اکرم چیمہ جو ریوائول کمیٹی کا ممبر بھی ہے, انہوں نے بھی کہا جی یہ فیصلہ ہو گیا ہے, بس بہت جلد آپ کو پیسے مل جائیں گے. تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آپ نے ہمیں یہ 3 لاکھ کی موت انجیکشن لگانی ہے تو ہم ایسی حکومت سے کیا لیں گے جو میرے گھر بھی بلڈوزر کرے اور میرے بچوں کا مستقبل بھی داؤ پہ لگے اور میری حکومت سننے کے لیے تیار نہ ہو. تو ایسی حکومت سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے مزدوروں نے چنا ہے, مزدوروں نے ووٹ دیا تھا. ان مزدوروں کی خاطر میرا خود جو ہے اس میں چولہا ٹھنڈا ہو رہا ہے, میرے خود بچوں کی تعلیم ختم ہو رہی ہے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ایسا کہ حالانکہ اس وقت میں سٹنگ CPA ہوں, لیکن ہماری رجسٹرڈ یونین کا ایک جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. میں نے کہا میں چھوٹا سا مزدور ہو کے بھی حصہ ڈالوں گا, جو میری قانونی حیثیت ہے وہ میں ادا کروں گا. یہ محترم قریش صاحب بیٹھے ہوئے مجھ سے سینئر ہیں, انہوں نے 9 سالہ دور یونین چلائی بھی ہے. تو میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ آگے لگیں, ہم آپ کے پیچھے ہیں. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل مل چلے, نہ کہ عارف حبیب اور حبکوں کو دی جائے. اور ان کو جب ریٹریسمنٹ کا جو یہ انہوں نے ڈھونگ رچا ہے یہ فیصلہ واپس کرے. ہماری کوئی ذات نہیں ہے, نہ ہم چھوٹے ہیں نہ بڑے ہیں, ہم صرف مزدور کی حیثیت سے ہیں اس وقت. اور کوئی سوال کسی دوست کا؟ جی میں ادھر کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ ایک بڑی مسکنسیپشن سیاسی بھرتیاں, یہ جو لوگ ہیں جن کو نکالا گیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایک شخص بھی بھرتی نہیں کیا گیا. یہ 15 سے 20 سال پرانی جاب کر رہے تھے جو ڈیلی بیس پہ کر رہے تھے, کانٹریکٹ پہ کر رہے تھے. تو بھرتی پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں ہوئی, بھرتی مشرف اور اس سے پہلے ہوئی. پیپلز پارٹی نے ان کا حق ان کو دیا کہ ان کو ریگولائز کر دیا تھا, تو بھرتی نہیں ہوئی. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیل مل پہ ہم نے دیکھا ہے یہ ٹاک شوز میں ایسے لوگ جو ہیں وہ میڈیا سائڈ سے بات کرتے ہیں جنہوں نے اسٹیل مل کا گیٹ بھی نہیں کبھی دیکھا, لیکن وہ ایکسپرٹیز ایسے دے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ میٹلرجیکل انجینئر. بہت شکریہ.